मैथ्स स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 लेके आया हूँ। और 5 इसलिए लाया हूँ, 4th नहीं लाया हूँ अभी। 3rd के बाद 4th आता है, बिल्कुल आप सही है, 3rd के बाद 4th आता है। कार्यपालिका जो हमारा है, कार्यपालिका को लेकिन समझने के लिए ना सबसे पहले आपको विधायिका को समझना पड़ेगा। और विधायिका सबसे पहला जो है, विधायिका को समझोगे तभी कार्यपालिका समझ में आएगा। जैसे दूसरी क्लास में जाने के लिए पहली क्लास पास करनी पड़ती है ना दोस्तों, वैसे ही विधायिका को समझने के लिए, कार्यपालिका को समझने के लिए पहले विधायिका फर्स्ट चरण है। समझ में आ गया? इसलिए मैं पहले विधायिका करवाऊंगा, उसके बाद देन कार्यपालिका करवाऊंगा। समझ में आ गया? अच्छा, मेरे वीडियोज़ में मैंने कई बार बता रखा है कि भाई क्वेश्चन आंसर होंगे, साथ साथ टॉपिक भी होंगे, क्योंकि टॉपिक और क्वेश्चन वही एक्सप्लेन हो जाएगा, आसान भाषा में बताऊंगा। ठीक है, साथ साथ कॉपी पेन ईयरफोन लगा के रखना, कॉपी पेन साथ साथ नोट करते चलना। ठीक है, इसके सिवा बाहर से कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, समझ में आ गया? स्टार्ट करें? देखो स्टार्ट करते हैं। विधायिका, विधायिका किसे कहते हैं? चैप्टर से नाम से समझते हैं। विधायिका, विधायिका मतलब पढ़ते आ रहे हो पहले 10वीं में, अपना पढ़ा 9वीं में पढ़ा। विधायिका मतलब नियमों और कानूनों को बनाने वाली एक संस्था है ना? नियमों और कानूनों को बनाने वाली संस्था है। 1 नंबर का पूछता है विधायिका किसे कहते हैं, क्या अभिप्राय है? भाई देश से जुड़े सभी नियम कानून तय करता है, बनाता है। ठीक है, क्लियर है? नियम कानून देश के लिए नियम कानून कौन तैयार करता है? विधायिका। ठीक है, और लागू कौन करता है? कार्यपालिका। समझ में आ गया? बनाने का काम किसका? विधायिका का है। ठीक है, अब विधायिका में हमारा संसद आता है। संसद, तो संसद ये भी पूछता है 1 नंबर का, किसे कहते हैं? भाई केंद्र सरकार की, मतलब हमारी विधायिका को संसद कहते हैं। केंद्र सरकार की जो विधायिका है ना, केंद्र सरकार की ये विधायिका, इसी को दूसरा नाम क्या है? संसद। ठीक है, मतलब हमारी विधायिका को ही संसद कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? बस खत्म। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्वेश्चन भी है कि भाई संसद में, संसद आपको पता है ना, संसद के 2 अंग है, 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा। संसद के 2 सदन है ना, कौन कौन से हैं? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 है ना। और इन्हीं से मिलकर क्या बनता है? संसद। और यही क्या बनाते हैं? नियम कानून बनाते हैं देश के लिए। समझ में आ गया? ठीक है, 2 सदन। अब देखो कहता है भाई संसद में 2 सदनों की आवश्यकता क्यों है? 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों। संसद में 2 सदनों की आवश्यकता क्यों है? मतलब लोकसभा और राज्यसभा, एक से भी तो काम चल सकता है, 2 की क्यों जरूरत है? ठीक है, इसी का घुमा के क्वेश्चन आता है अथवा में करके कि भाई द्विसदनात्मक विधायिका से क्या अभिप्राय है? द्विसदनात्मक विधायिका का डेफिनेशन या किसे कहते हैं, तथा इसके गुण दोष बताइए। गुण या दोष बताइए, या अगर गुण या दोष नहीं देगा ना तो बोलेगा इसके सकारात्मक और नकारात्मक विशेषता बताइए। मैंने दोनों लिख दिया है, अब जो आए। ठीक है, आपको बस पेपर फाड़ना है। फाड़ने का मतलब यूं नहीं, फाड़ने का मतलब गर्दा उड़ा देना है। ठीक है, आगे समझे? द्विसदनात्मक मतलब संसद में 2 सदन की आवश्यकता क्यों है? 2 सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। ये हो गया। ये कहता है एक से भी तो काम चल सकता है, 2 की क्यों हो सकता है? देखो पहले हम ना द्विसदनात्मक विधायिका का डेफिनेशन करेंगे, डिफाइन देंगे कि भाई ऐसी विधायिका जिसमें 2 सदन होती है, जिसमें 2 सदन होती है, उसको क्या कहते हैं? द्विसदनात्मक विधायिका। द्विसदनात्मक दोस्तों नाम से पता चल रहा है, द्विसदनात्मक मतलब 2 सदन है ना। ऐसी विधायिका जिसमें 2 सदन होते हैं। द्विसदनात्मक, द्वि से 2, सदनात्मक से सदन, 2 सदन, जिसमें 2 सदन होते हैं। तो हमारी भारतीय संसद में 2 सदन है ना, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा। समझ में आ गया? क्लियर है ना?
अब देखो, द्विसदनात्मक मतलब दो सदन के गुण या दोष क्या है? गुण मतलब लाभ, लाभ, ठीक है, लाभ हानि, लाभ हानि भी बोल देते हैं इसको, और सकारात्मक नकारात्मक भी बोल देते हैं, ठीक है, जो आए आप लिख देना बस। अब देखो गुण क्या है, मतलब लाभ, ठीक है दोस्तों, लिख देता हूँ, लाभ, हानि, ठीक है, समझना। देखो पहला है ना, संसद के मतलब पॉजिटिव सकारात्मक, संसद के हर निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है। मतलब लोकसभा जो भी कानून बनाती है, कानून बनने से पहले क्या होता है? वो विधेयक, कच्चा चिट्ठा। और कानून कब बनता है? जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाते हैं, लोकसभा से पास, राज्यसभा से पास, फिर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, तब जाके वो विधेयक कानून बनता है। उससे पहले क्या रहता है? विधेयक, ठीक है दोस्तों। तो लोकसभा में जो विधेयक आता है कानून बनने के लिए, कानून बनने के लिए जो विधेयक आता है उस पर क्या होता है? दोबारा विचार, पुनर्विचार हो जाता है, दो सदन से होने से, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाता है? पुनर्विचार, मतलब दो बार विचार, एक बार यहाँ विचार हो गया, दूसरी बार यहाँ विचार हो गया, ठीक है, समझ में आ गया? दो बार विचार हो जाता है। अब आगे क्या कहता है भाई? एक सदन यदि जल्दबाजी में अगर कोई गलत निर्णय दे दे उस पर, मतलब लोकसभा अगर गलती कर दे कानून बनाने में, तो दूसरे सदन में वो जाएगा, और जाएगा तो वहाँ सुधार लिया जाएगा, यहाँ पे सुधार हो जाएगा। जल्दबाजी हर कोई कर देता है ना। तो दो सदन के होने से फ़ायदा यही है कि अगर ये जल्दबाजी करके गलत निर्णय दे देता है या गलत प्रस्ताव तैयार कर देता है, तो दूसरे सदन में जब जाएगा विचार होने के लिए, तो इस पर सुधार किया जाएगा। यही तो है दोस्तों, इसीलिए तो है दो सदन। आगे क्या कहता है कि भाई कानून बनाने में गलती नहीं होती, कानून बनाने में गलती की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है। अब गलती की संभावना जब कम होगी तो देखो, लोकसभा मान लो गलती कर देती है विधेयक बनाने में, तो राज्यसभा में उसको सुधार लेंगे। अब भाई देश का कानून बन रहा है, पूरे इंडिया को चलाना है, देश को चलाना है, तो गलती तो नहीं हो रही ना यहाँ पे, समझ में आ गया? क्योंकि गलती अगर होगी तो दूसरे सदन में सुधार लेंगे। भाई कानून बन रहा है, कोई ऐसा थोड़ी है, थोड़ा मोड़ा कोई छोटा मोटा चीज़ थोड़ी है, पूरे देश का कानून है, पूरे देश को जो चलाएगी, तो ठीक ठाक बनना चाहिए ना। तो इसीलिए दो सदन रखे गए हैं, ठीक है दोस्तों। आगे क्या होता है? दो सदन के होने से ना काम का जो बोझ है ना वो कम हो जाता है। काम का बोझ यानी एक सदन में प्रेशर कम हो जाता है। अगर मान लो एक ही सदन लोकसभा ओनली होता, ठीक है, तो इस पर काम का बोझ ज़्यादा पड़ जाता, काम का प्रेशर अधिक होता, और ये हर बार लगभग एक तरह से गलती करता। क्योंकि मान लो घर में दो बहनें हैं, ठीक है, अगर एक ही बहने को सारा काम दे दिया जाता है, बर्तन भी उसी को धोना, कपड़े भी उसी को धोना, झाड़ू पोछा भी उसी को करना, खाना भी उसी को बनाना है। अब देखो वो बार बार गुस्से से काम करेगी, है ना, है मैं नहीं करूँगी गुस्सा करके काम निपटाएगी ना, और जो काम ठीक ठाक होने वाला रहेगा उसको भी बिगाड़ देगी। होता है ना ऐसा? अगर एक ही व्यक्ति पर सारा काम लाद दे घर का, तो गुस्से में फुल काम करेगा, फिर वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है, गुस्से में काम करेगा, बनता हुआ काम को बिगाड़ देगा, ठीक है, तोड़ फोड़ कर देगा, घर में तहलका मचा दिया रख देगा। अब इसकी जगह अगर मान लो दो बहनों हैं या दो भाई हैं, दोनों में काम का बंटवारा कर दे, भाई झाड़ू तुझे लगाना है, ठीक है, जैसे उदाहरण देता हूँ, ठीक है, इसका काम है खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, इसको काम दे दिया भाई बर्तन धोना और कपड़े धोना। तो इस तरह से दोनों में क्या हुआ? काम बट गया तो बोझ कम, प्रेशर कम। अब खुशी खुशी ये दोनों काम करेंगे ना फिर समझ में आ गया? इसीलिए दो सदन बनाया गया है, ताकि काम का बोझ कम पड़े और गलती कम करे और खुशी खुशी करे। समझ में आ गया? गलती नहीं होगी, दोनों में काम का बंटवारा हो गया। समझ में आ गया? कानून बनने में गलती नहीं होगी फिर। समझ में आ गया? अब देखते हैं इसके दोष, मतलब हानि क्या है दो सदन के होने से। हानि भी है, लाभ है तो हानि भी है। कोई भी चीज़ होती है ना तो लाभ हानि दोनों होता है। समझो, कभी कभार जब एक सदन विधेयक पास करती है तो दूसरा सदन ना पास नहीं करती है। कभी कभार ऐसा होता है। लोकसभा जिसका विधेयक को पास कर देगी ना, जो कानून बन रहा होता है,
एक सदन कभी कभार पास कर देता है, दूसरा सदन उस पर रोक लगा देता है, तो यहाँ पे दोनों के बीच टकराव हो जाता है। क्या हो जाता है? टकराव, विवाद। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये कमी है यहाँ पे। आगे क्या है? दो सदन के होने से सरकारी खर्च बढ़ जाता है। अब दो सदन, मान लो एक ही सदन होता तो सरकारी खर्चा कम होता। दो सदन है तो दो सदन में जितने भी एमपीज वगैरह बैठते हैं, जितने भी एमपी सांसद बैठते हैं, सभी को भाई फ्री गाड़ी बंगला वगैरह दो, फ्री सुविधा दो, बिजली बिल सुविधा, ठीक है। तो इस तरीके से सरकारी खर्चा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? समझ में आया? तो ये नेगेटिव है। आगे क्या है? दोनों के बीच टकराव हमेशा तनातनी रहती है, ठीक है। वो इसको नियंत्रित करता है, ये इसको नियंत्रित करता है, वो उसको बोलता है, वो उसको बोलता है। समझ में आ गया क्या कमी है? तो ये हो गया दूसरे सदन में विधायिका। क्लियर है? आगे बढ़े, इसको करो फिर। तो दोस्तों इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो इससे पहले मैंने आपको करवाया था द्विसदनात्मक विधायिका, है ना। द्विसदनात्मक विधायिका किसे कहते हैं? ऐसी विधायिका जिसमें दो सदन होते हैं। तो उसके लाभ दोष बता दिया। अब वो तो थी विधायिका, मतलब वो तो हमारा केंद्र का था। अब स्टेट लेवल पे देखते हैं द्विसदन कहाँ कहाँ पे है। द्विसदनात्मक विधायिका वाले राज्य कौन कौन से हैं? कितने राज्यों में दो सदन हैं? ठीक है दोस्तों, देखो द्विसदनात्मक, क्वेश्चन में आंसर मिल रहा है द्विसदनात्मक मतलब दो सदन, ठीक है। दो सदन वाले राज्य, पहले 7 थे, अब कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है। देखो दो सदन वाले राज्य है ना, वो 6 है। उनके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक है हमारा अब तुम करना। क्या दोस्तों? अब तुम करना। देखो ए से आंध्र प्रदेश, बी से बिहार, टी से तेलंगाना, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, करना से कर्नाटक। तो साथ साथ ट्रिक भी है, मजेदार है ना फिर? ठीक है दोस्तों, हो जाएगा याद? तो ये ना मैथ में क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर का कि द्विसदनात्मक विधायिका, द्विसदनात्मक वाले राज्यों को दर्शाइए मैप में। 5 नंबर का आ जाता है पॉलिटिकल में, ये हो जाएगा। अब देखते हैं दो सदन के नाम क्या क्या है। लोकसभा राज्यसभा नहीं, वो हमारा केंद्र में है। हमारे यहाँ 2 तरह की सरकार है ना, एक केंद्र सरकार सेंट्रल और दूसरा स्टेट सरकार, ठीक है। स्टेट राज्य सरकार, और अब तो 3 हो गए, ग्राम पंचायत भी आ गई अब। तो समझ में आया? वो हमने जो विधायिका बताया था लोकसभा राज्यसभा वाला, वो तो हमारा सेंट्रल लेवल के लिए। अब स्टेट लेवल के लिए तो स्टेट में भी 6 बता दिया, 2 सदन। अब केंद्र में जो है वो तो लोकसभा राज्यसभा कहलाता है, ठीक है दोस्तों। रुको ड्रॉ कर देता हूं यहां पे। देखो जो केंद्र में है, केंद्र वाली विधायिका, ठीक है, केंद्र वाली विधायिका वो कौन सी है? लोकसभा राज्यसभा, यही है ना। और स्टेट लेवल वाली, राज्य वाली द्विसदन, तो कौन सा है? वो है तुम्हारा विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। क्लियर है? ये दोनों लिख दियो। तो दो सदन के नाम क्या क्या है ये भी नाम पूछ लेते हैं 1 नंबर में, विधानसभा और विधान परिषद। इस बात का ख्याल रखना, बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, ये दे देते हैं, जबकि हमारा है नहीं, ये केंद्र लेवल पे बात हो रही है और ये राज्य लेवल पे बात हो रही है। तो समझ में आया? बस खत्म। द्विसदनात्मक राज्य वाले, केंद्र वाला हो गया। अब समझना है इनका चुनाव कैसे होता है। देखो लोकसभा का जो चुनाव होता है ना, लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543। तो 543 चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, छोटे छोटे चुनाव क्षेत्रों में, और हर चुनाव क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुनकर आता है। समझ में आया? क्लियर है ना? 543 चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और हर एक क्षेत्र में से प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। प्रतिनिधि मतलब जनता के उम्मीदवार जो खड़े होते हैं, जो जीतते हैं, ठीक है दोस्तों। और राज्यसभा का ये तो चुन के आते हैं प्रत्यक्ष विधि से। ये कहाँ से आते हैं? प्रत्यक्ष विधि से चुनकर आते हैं, जनता इन्हें चुनती है। राज्यसभा ये अप्रत्यक्ष से चुनकर आते हैं। कहाँ से? अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्टली,
देखो ये ना, ये आते हैं यहाँ से चुन के, राज्यसभा के सदस्य कहाँ से चुन के आते हैं? विधानसभा से, राज्यों में से। और ये वेरी इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये तो डायरेक्टली चुन के आ रहे हैं और ये 2 बार चुनाव हो रहा है इनका। एक बार देखो विधानसभा, राज्यों में कितने 2 सदन, 6 में है ये विधानसभा, विधान परिषद। तो राज्यसभा का निर्माण जो होता है ना, वो यहाँ से होता है, विधानसभा में से ही सदस्यों को राज्यसभा के लिए भेजा जाता है। समझ में आ गया? तो देखो ये ना वेरी इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, VIP, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है। अब ये कैसे हुआ भाई? तो इसलिए हुआ क्योंकि एक बार देखो विधानसभा का सदस्य पहले बना, मतलब MLA, पहले MLA बना, उसके बाद MLA से MP बना, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? विधानसभा का सदस्य जो होता है उसे क्या बोलते हैं? MLA, मतलब विधायक जी, है ना? चच्चा हमारे विधायक है सुना ना, विधायक। तो विधायक यानी विधानसभा का सदस्य। राज्यों में जो सभा होती है नियम कानून बनाने वाली हर स्टेट्स में, वो विधानसभा, हर राज्यों में तो एक ही है, लेकिन ये 6 राज्य जहाँ पे 2 सभा है, विधानसभा, विधान परिषद। तो विधानसभा के सदस्य क्या कहलाते हैं? MLA। और लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य क्या कहलाते हैं? MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी सांसद। ये लिख दिया हूँ, एक नंबर का आता है। सांसद किसे कहते हैं? तो संसद के सदस्य, संसद के सदस्य को सांसद कहते हैं। बस एक मात्रा आ गई यहाँ पे, आ की मात्रा, तो आ की मात्रा हटा दो भाई, संसद के सदस्य को सांसद कहते हैं। कितना आसान है, यानी MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। और विधायक यानी MLA का फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का सदस्य। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, अब इनका मैंने बता दिया। लोकसभा के सदस्य कहाँ से आते हैं? डायरेक्टली चुन के। राज्यसभा के इनडायरेक्टली, कहाँ से? विधानसभा से चुन के आते हैं। इनका 2 बार चुनाव होता है, एक बार यहाँ फिर यहाँ, ठीक है। एक बार देखो ये लोग तो MLA बने फर्स्ट बारी में, उसके बाद MLA से MP बने, तो 2 बार हो गया ना चुनाव इनका, ठीक है। क्लियर है? मजा आ गया ना? फिर नोट डाउन कर लेना इसको, सबको लिख लेना, कुछ भी आ जाएगा दोस्तों। और जो समझ में ना आए वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। आगे बढ़ते फिर इसको करो। तो क्या हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों चैप्टर का, लोकसभा और राज्यसभा में अंतर बताइए। बहुत बार आया वो क्वेश्चन है, 6 नंबर का देता ही देता है। पॉलिटिकल में हाईएस्ट नंबर में जो क्वेश्चन आता है वो 6 नंबर का आता है, ठीक है। उनमें से एक ये है, देखो लोकसभा और राज्यसभा में अंतर बताइए, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा में अंतर बताइए। अब देखो बहुत ही आसान भाषा में लिख दिया हूँ आपको, 2 से 3 बार आप पढ़ोगे, सीधा माइंड इस पर बैठ जाएगा, ठीक है। बस आप नोट कर लेना, लोकसभा राज्यसभा। देखो यह संसद का पहला सदन है ना, और यह संसद का दूसरा सदन है। समझ में आ गया दोस्तों? अब संसद का पहला सदन, ये दूसरा सदन। इसका सदस्य बनने के लिए दूसरा पॉइंट क्या है भाई? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, मतलब इसका मेंबर बनने के लिए उम्र कितना साल चाहिए? 25 साल कंप्लीट होना चाहिए। 25 साल या उससे अधिक होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं, ठीक है दोस्तों। जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? 30 साल। 30 साल कंप्लीटेड या उससे अधिक हो तभी, उससे नीचे नहीं, ठीक है। अच्छा आगे है, यह संसद का निम्न सदन है, जबकि राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, ठीक है दोस्तों। आगे देखो, इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है। इसके मेंबर कितने साल के लिए होते हैं? 5 साल के लिए चुने जाते हैं, जबकि इसके मेंबर 6 साल के लिए चुने जाते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? इसका 5 जबकि इसका 6। अब देखो लोकसभा जो है ना, ये स्थायी सदन है। स्थायी मतलब परमानेंटली। ये जो 5 साल के लिए जो चुनते हैं, ये 5 साल तक पूरे बने रहते हैं, ठीक है। वो अलग बात है कभी कभार जब संसद भंग हो जाए, ठीक है। भंग मतलब जब प्रधानमंत्री संसद को, लोकसभा को भंग कर देते हैं तो दोबारा चुनाव होता है, ठीक है दोस्तों।
जबकि ये अस्थायी सदन है। अस्थायी मतलब परमानेंट नहीं है, इनके सदस्य परमानेंट नहीं रहते, इनके सदस्य ना हर 2 साल में बदलते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इनका सिस्टम ही ऐसी है कि हर 2 साल में प्रतिनिधि चुनकर आते रहते हैं, रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य कहाँ से चुन के आते हैं दोस्तों? राज्य विधानसभा से, है ना, राज्य विधानसभा से चुन के आते हैं ना। ठीक है, इसका प्रोसेस ही ऐसा बना है कि सारे सदस्य एक साथ खाली नहीं होते, 2-2 साल में सबका कंप्लीट होता रहता है, चुन के आते रहते हैं, फिर इसीलिए अस्थायी है। आगे, इसके सदस्यों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष विधि से होता है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट जनता इन्हें चुनती है। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट इन्हें जनता चुनती है लोकसभा के सदस्यों को, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता, अप्रत्यक्ष विधि से होता है, इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट विधि से होता है इनका चुनाव। इनडायरेक्ट मतलब राज्य विधानसभा से ये चुन के आते हैं। राज्यसभा के सदस्य को हम नहीं चुनते, लोकसभा के सदस्य को जनता चुनती है, लेकिन राज्यसभा के सदस्य को जनता नहीं चुनती, विधानसभा के सदस्य को जनता चुनती है। ठीक है, और विधानसभा में से ही फिर इनको यहाँ के लिए चुना जाता है। तो कहाँ हम चुन रहे हैं इनको, समझ में आया ना। आगे एक और पॉइंट है 7वां कि भाई लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? बताओ बताओ, कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 + 2। हाँ ठीक है, 2 कट गए, मुझे भी पता है दोस्तों। देखो दो ये थे एंग्लो इंडियन। कौन थे? एंग्लो इंडियन, बता देता हूँ। देखो एंग्लो इंडियन, ये जो 2 होते हैं ना, ये होते हैं एंग्लो इंडियन। ठीक है दोस्तों, 2। अब इसमें कितने होते हैं? राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या, राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 200, बताओ 233 + 12। अब 12 जो है ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। बताता हूँ, मनोनीत मतलब बताता हूँ, मनोनीत। देखो लोकसभा के सदस्यों का जो सदस्य है, कुल सीटें वो कितनी है? 543 + 2। अब हो गए 543। ये 2 एंग्लो इंडियन थे पहले। एंग्लो इंडियन का मतलब है कि जिनके पूर्वज यूरोप के निवासी है, यूरोप में रहते आए हैं, लेकिन वर्तमान में उनके वंशज भारत में रह रहे हों, तो उनको राष्ट्रपति MP के पद पर नियुक्त करता है। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसको हटा दिया है, काट दिया है। ठीक है दोस्तों, अब सदस्यों की संख्या कितनी है? 543, 43। ठीक है, अब राज्यसभा के सदस्य, इसकी सीट कितनी है? 233 + 12। 543 है ना दोस्तों, ये चुन के आते हैं, और ये 233 राज्यसभा में से चुन के आते हैं राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, कहाँ से? राज्य विधानसभा से। ये 233 + 12। अब ये प्लस मैंने लगाया, उसके कारण है। टोटल कितने हो गए ये? 545, 3 2 5 4। ठीक है, 245, 233 तो चुन के आते हैं, कहाँ से? यहाँ से, राज्यों में से, राज्य विधानसभा में से। लेकिन ये 12 लगाने का क्या मतलब है? 12 का ये है कि राष्ट्रपति द्वारा ये सीधे मनोनीत होते हैं। मनोनीत मतलब नियुक्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने, अब वो कौन होते हैं मनोनीत? ऐसा भी प्रश्न है। तो भाई वो होते हैं जिसने अपना नाम रोशन किया हो, अपने देश का नाम रोशन किया हो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो फिल्म क्षेत्र में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में हो, चाहे कला क्षेत्र में हो। ठीक है, तो आपने भी देखा होगा कई बार हेमा मालिनी भी, रवि किशन भी MP वगैरह रहे हैं, है ना। समझ में आ गया? किसे बनाया जाता है? जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन कर रखा हो, चाहे वो हीरो हीरोइन के रूप में हो फिल्म क्षेत्र में, चाहे खेल क्षेत्र में हो। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है ना? बाकी जो समझ में ना आया कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। 6 नंबर का क्वेश्चन देता है, और 1-1 नंबर के क्वेश्चन इनमें से भी उठा के पूछते हैं दोस्तों, पुटअप करके, कि भाई लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितना आयु चाहिए? 25 साल। राज्यसभा का 30 साल। ठीक है, लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? 543। राज्यसभा की 245।
ठीक है, अब बस यही पूछता है। ठीक है, हो जाएगा, आगे बढ़े, इसको करो फिर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो इससे पहले क्वेश्चन करवाया था उससे थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है, रिलेटिव है। देखो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर लिखे क्या, अलग क्वेश्चन है या एक ही है। देखो अभी इससे पहले मैंने बताया था लोकसभा राज्यसभा में अंतर बताइए, सिंपल। अब कहता है लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों में अंतर बताइए, पावर में अंतर बताइए। ठीक है दोस्तों, ये है। अब देखो जो उसमें लिखा हुआ तो वैसे ये सिर्फ अंतर पूछेगा तो वो लिखोगे, लेकिन शक्तियों में अंतर पूछेगा तो आप ये लिखेंगे। समझ में आ गया? देखो लोकसभा की जो शक्ति है ना, धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में आता है। सबसे पहले विधेयक दो प्रकार की होती है, इसके बाद बताऊंगा। जो विधेयक होती है ना, विधेयक वो दो प्रकार की होती है, एक धन विधेयक होती है, दूसरा साधारण। ठीक है, विधेयक मतलब कानून बनने से जो पहले कच्चा चिट्ठा रहता है ना, कच्चा प्रस्ताव, उसे बोलते हैं विधेयक। तो विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक धन विधेयक जो पैसे से जुड़ा हो, बजट से। ठीक है, जैसे इसमें उदाहरण ले सकते हो वो उसका जीएसटी का, जीएसटी बिल। साधारण विधेयक जिसमें पैसे वगैरह की बात नहीं होती। ठीक है, जैसे 3 तलाक बिल वगैरह। अब देखो कहता है धन विधेयक सबसे पहले ना लोकसभा में पेश होती है। ठीक है, और लोकसभा से ही पास होना जरूरी है, जबकि राज्यसभा में धन विधेयक को सिर्फ 14 दिनों तक रख सकते हैं। यहाँ से पास होना जरूरी नहीं है, पास करती है तो ठीक, ना करती है तो भी ठीक। ठीक है, दोनों में भला। 14 दिन में अगर पास नहीं करेंगे तो अपना भी पास हो जाता है, विधेयक पास माना जाता है। ठीक है दोस्तों, पहली शक्ति। आगे क्या है, संघ सूची समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती है। अब ये क्या है भाई, संघ सूची समवर्ती सूची, ये ना राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को ना शक्ति मिलती है, अलग अलग कार्य बटे हुए हैं, क्या करना है, किस पे कानून बनाना है तुम लोगों, तो वही सूची है। अब देखो आगे क्या कहता है भाई, प्रश्न पूछना। कार्यपालिका जो मंत्री होते हैं ना कार्यपालिका में, उनसे प्रश्न पूछती है, अविश्वास प्रस्ताव लाती है उनको हटाने के लिए। ठीक है, ये शक्ति भी इसके पास है। आगे आपातकाल की घोषणा, जो आपातकाल लगाया जाता है, आपातकाल सब पूरे राज्यों की शक्ति, पूरे देश की शक्ति कहाँ पे आ जाती है, केंद्र के पास। तो आपातकाल की घोषणा पर क्या करती है, स्वीकृति देती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। संविधान में संशोधन, संशोधन का मतलब होता है बदलाव करने का अधिकार रखती है। ठीक है दोस्तों, अब राज्यसभा का देखो 14 दिनों तक रख सकता है। उपराष्ट्रपति को जो हटाने का प्रस्ताव है ना दोस्तों, वो सबसे पहले और जो लाता है वो राज्यसभा ही लाता है, लोकसभा नहीं। ये तो इसकी शक्ति है भाई, ये इसमें बड़ा हो गया उपराष्ट्रपति को हटाने का, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष कौन है दोस्तों, लोकसभा को चलाने के लिए कौन है अध्यक्ष, ओम बिरला, यही है। लेकिन राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, अब उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव आता है वो राज्यसभा ही लाती है, तो इसमें ये बड़ा हो गया। अब नेक्स्ट, यह संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का भी अधिकार देती है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य एक तरह से कहां से आते हैं, विधानसभा से आते हैं ना। आगे राज्यसभा भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये भी भागीदारी लेती है, इसकी भी शक्ति है। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, लेकिन हाँ वो आसान है थोड़ा ज़्यादा, ये थोड़ा कोई नहीं, आसान तो सब है, पढ़ोगे तो सब आसान है। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा। शक्तियों में अंतर पूछेगा तो आप ये लिखेंगे, और जनरली सिर्फ अंतर पूछेगा तो आप वो लिखना। ठीक है, क्लियर है। एक एक नंबर का क्वेश्चन कि भाई धन विधेयक सबसे पहले कौन सी सभा में आता है, लोकसभा में। राज्यसभा कितने दिन के लिए रखती है, 14 दिन के लिए बस। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आगे ठीक है, कर लो फिर इसको। क्वेश्चन हमारा संसद के कार्य बताइए। ठीक है दोस्तों, क्या क्वेश्चन, संसद के कार्य बताइए। 6 नंबर का क्वेश्चन देता ही देता है, समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन है हमारा संसद के कार्य बताइए, ये मैंने हेडिंग लिख दिया है, कॉपी पेन में साथ साथ आसान भाषा में इनको एक्सप्लेन करूंगा, आप लिखते चलना। ठीक है, समझ में आ गया ना। देखो पहला विधायी कामकाज। ठीक है, मतलब संसद क्या क्या करती है, संसद के कार्य क्या क्या है। पहला विधायी कामकाज, इसके अंतर्गत ना जो संसद है यानी लोकसभा राज्यसभा, ये दोनों क्या करती है, देश के लिए, पूरे देश के लिए क्या करती है, पूरे देश मतलब ओनली इंडिया के लिए नियम कानून तय करती है, नियम कानून बनाती है। समझ में आ गया दोस्तों, बस खत्म।
जी हाँ, बिल्कुल खत्म। संसद क्या करती है विधायी काम काज के अंतर्गत? भाई पूरे देश के लिए संसद जो हमारा विधायिका है वो क्या करती है, पूरे देश के लिए कानून बनाती है। समझ में आ गया दोस्तों? अब है कार्यपालिका पर नियंत्रण। ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, आसान भाषा में लिखवाऊंगा, हाँ नोट डाउन कर लेना फटाफट। कार्यपालिका पर नियंत्रण, सरकार के 3 अंग है, विधायिका, ठीक है, कार्यपालिका और बोलो बोलो न्यायपालिका, ठीक है ना। तो हमें पता है विधायिका कार्यपालिका एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं, ठीक है, ये इसको नियंत्रित करता है, वो इसको नियंत्रित करता है। लेकिन न्यायपालिका जो ये अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है दोस्तों, इस पर किसी का दबदबा नहीं है, इसको स्वतंत्र रखा गया है। ये दोनों एक दूसरे को नियंत्रित करने, मनमाना करने से रोकते हैं। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण हम ये लिखेंगे कि भाई जो विधायिका है, जो संसद है, वो कार्यपालिका को मनमाना करने से रोकती है, ठीक है, उस पर नियंत्रित करती है, अपना पकड़ बनाए रखती है, मनमाना करने से रोकती है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि कार्यपालिका में हमारे सारे मंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आ जाते हैं, ठीक है। आगे वित्तीय कार्य, जैसा कि नाम से पता चल रहा है वित्तीय, वित्तीय मतलब होता है धन। क्या था दोस्तों? धन। मतलब ये जो संसद है ये क्या करती है, धन पर नियंत्रण बनाए रखती है, ठीक है, धन पर नियंत्रण रखती है, बजट का नियंत्रण बना के रखती है, और देश में क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उसके लिए कहाँ पे कितना खर्चा हो रहा है, सबका ब्यौरा संसद लेती है। किससे? कार्यपालिका से। कहीं ज़्यादा खर्चा तो नहीं किया जा रहा है, ठीक है, जहाँ जरूरत है वहाँ खर्चा हो रहा है कि कहीं और हो रहा है, इन सब का बातों का ख्याल रखती है, ठीक है, और पैसे उपलब्ध करवाती है सरकार को, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। वित्तीय कार्य। आ गया बहस का मंच। जी हाँ, बहस का मंच, या आप लिख सकते हो वाद विवाद का मंच, वाद विवाद, ठीक है, वाद विवाद का मंच। मंच मतलब स्टेज, एक ऐसा मंच है संसद जहाँ पे सभी को, जो अलग अलग क्षेत्र दलों से, अलग अलग राज्य से, क्षेत्र से जो एमपी आए हैं, यहाँ पे एमपी बैठते हैं ना, सांसद, संसद के सदस्य, तो यहाँ पे बहस का मंच कि भाई इसके अंतर्गत ना देश से जुड़े, देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहाँ पे चर्चा होती है, संसद में बहस होती है, ठीक है, और एक अंतिम निर्णय लिया जाता है। समझ में आ गया? बाकी ज़्यादा बड़ा नहीं करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या? संवैधानिक कार्य। नाम से पता चल रहा है संवैधानिक कार्य। भाई जो संसद है ना, संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, इसको क्या करने का अधिकार है? संशोधन करती है, संविधान में संशोधन करती है। संशोधन का मतलब होता है बदलाव। हमारा संविधान बाबा साहब ने ऐसा बनाया कि समय के अनुसार इसको बदला जा सकता है, और कुछ विशेष पार्ट है जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। बाकी चीज़ों में बदलाव तो हो सकता है समय के अनुसार, ठीक है। जैसे वोट देने का आयु पहले 21 साल था, अब 18, तो चेंज हुआ ना, समझ में आया? मतलब समय समय पर ये क्या करती है, संवैधानिक कार्य मतलब संविधान में संशोधन करती है, ठीक है दोस्तों। आगे क्या है? चुनाव संबंधी कार्य। नाम से पता चल रहा है चुनाव संबंधी कार्य मतलब चुनाव करती है संसद। किसका चुनाव करती है दोस्तों? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है, इनका चुनाव करती है दोस्तों, ठीक है। संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाती है, बस खत्म। आगे न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य में आ जाता है कि संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, जी हाँ ये भी आ जाएगा, इन तीनों को हटाने का प्रस्ताव भी लाती है, महाभियोग प्रक्रिया चलाती है इनके खिलाफ। समझ में आया? महाभियोग प्रक्रिया, ठीक है। अब ये क्या है? 2 नंबर का अलग क्वेश्चन करके पूछता है महाभियोग प्रक्रिया। तो भाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनको हटाने के लिए जो संसद में प्रस्ताव लाया जाता है, जो प्रक्रिया चलाई जाती है, उसको बोलते हैं महाभियोग, ठीक है। क्लियर है? तो बस खत्म संसद के कार्य। कितना इजीली तरीके में बता दिया आपको, क्लियर है? तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर फिर, ठीक है, करो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। देखो
या इससे पहले वाला क्वेश्चन, मतलब जैसे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने क्या बताया कि संसद के कार्य बताइए, है ना, संसद क्या क्या काम करती है, या वो आ जाता है या ये आ जाता है कि भाई संसदीय नियंत्रण के साधन बताइए, ठीक है। या अथवा में घुमा के क्वेश्चन आता, कई बार आया हुआ 6 नंबर का, कि संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। जी हाँ, संसद मतलब विधायिका कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, क्या क्या हथियार है इसके पास, क्या क्या तरीके हैं कार्यपालिका को नियंत्रित करने का, ठीक है। विधायिका मतलब संसद, तो भाई ये कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित कर रहा है, ठीक है, कार्यपालिका को अपने पकड़ में कैसे ला रहा है, ठीक है। क्या क्या हथियार है, देखो, पहला बहस और वाद विवाद, ठीक है दोस्तों, बहस और वाद विवाद, इससे पहले वाले में भी था, ये भी यहाँ पे है। तो ये इसमें यही लिखोगे कि इसके अंतर्गत ना संसद कार्यपालिका, देखो इसके अंतर्गत संसद में बहस होती है, किसी भी विधेयक, जो भी विधेयक आता है उसमें बहस होती है, महत्वपूर्ण मुद्दों पर, देश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस होती है, वाद विवाद होता है, भाई सरकार क्या कर रही है, सरकार मतलब देश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हो रही है, देश हमारा पिछड़ रहा है, तो ऐसे ऐसे सवाल पूछ कर ना क्या करती है, कार्यपालिका के सदस्यों को निशाना बनाती है, ठीक है। तीखे प्रश्न पूछते हैं इसमें, ठीक है दोस्तों, वाद विवाद, एक बहस हो जाता है वहाँ पे, फिर तो संसद को कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाने का फिर मौका मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे प्रश्नकाल, समझना, प्रश्नकाल शून्यकाल, इन दोनों में ना अलग करके अंतर भी पूछ लेता है। देखो प्रश्नकाल, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्रश्न मतलब प्रश्न पूछना, काल मतलब समय, तो ये जो होता है ना इसका टाइमिंग 11 से 12 होता है। क्या होता है दोस्तों, 11 से 12, एक एक घंटे का होता है, ये भी 1 घंटे का होता है और ये भी 1 घंटे का, देखो 1 घंटे का प्रश्नकाल। इसमें ना संसद के सदस्य, कौन, संसद के सदस्य यानी एमपी कार्यपालिका यानी मंत्रियों से तीखे प्रश्न पूछते हैं। जी हाँ, तीखे, जिसका जवाब देना जरूरी नहीं होता, ठीक है, इसमें जवाब देना जरूरी नहीं होता है मंत्रियों को, ठीक है। प्रश्नकाल का मतलब क्या है कि संसद के सदस्य इसमें मंत्रियों से, मतलब कार्यपालिका में मंत्री होते हैं, कार्यपालिका के मंत्रियों से तीखे, देश से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते, तीखे प्रश्न पूछते हैं, जिसका जवाब देना मंत्री जरूरी नहीं समझते, ठीक है, वो दे ना दे उन पे निर्भर है, ठीक है। लेकिन शून्यकाल में जो 12 से 1 के बीच होता है, ठीक है दोस्तों, शून्यकाल मतलब 0, तो 12 0 0 हो जाता है ना, तो इसीलिए बोलते हैं इसको शून्यकाल, 12 से 1 तक के चलता है, तो ये भी 1 घंटे का है। अब यहाँ पे भी क्या करता है, संसद के सदस्य मंत्रियों से देश से जुड़े मुद्दों पर प्रश्न पूछता है, जिसका मंत्रियों का जवाब देना जरूरी होता है। हाँ, ठीक है, क्या होता है, जरूरी होता है। प्रश्नकाल में देखो प्रश्न कौन पूछ रहा है, संसद के सदस्य, संसद के सदस्य किससे पूछ रहा है, मंत्रियों से, ठीक है, कार्यपालिका के मंत्रियों से तीखे प्रश्न पूछता है, किससे जुड़े, देश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर, ठीक है। संसद के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं, जिसका जवाब देना मंत्री जरूरी नहीं समझते, ठीक है, दे तो भी भला, ना दे तो भी भला। लेकिन शून्यकाल में जो प्रश्न पूछते हैं उसका जवाब देना मंत्रियों को जरूरी होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अलग करके ये पूछता प्रश्नकाल शून्यकाल में अंतर बताइए, 1 नंबर का क्वेश्चन बोलेगा प्रश्नकाल का अर्थ बताइए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव इसका दूसरा अथवा भी होता है काम रोको प्रस्ताव, ये इसका मतलब है, स्थगन, स्थगन मतलब रोक दो। संसद के सदस्य कार्यपालिका पर क्या करते हैं, भैया सारे काम रोक दो, है ना, और देश में जो घटनाएं घटित हो रही है, देश से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करना है, चुनाव से संबंधी कार्य में बातचीत करना है, ठीक है, और संसद के कार्य को फिर क्या करती है, रोक देती है, ठीक है दोस्तों। स्थगन प्रस्ताव मतलब काम रोको प्रस्ताव, डेली बेसिस पे जो काम चलता है वो एक तरह से रोक देते हैं, ठीक है, और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाती है। समझ में आ गया, क्लियर है। आगे देखो, अविश्वास प्रस्ताव, ये सबसे बड़ा हथियार है। क्या है, इन सब में से सबसे बड़ा हथियार है दोस्तों
सबसे बड़ा हथियार किसके पास? संसद के पास। संसद के पास कार्यपालिका को, इसमें यही लिखना भी है कि अविश्वास प्रस्ताव संसद के पास कार्यपालिका को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा हथियार है। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें संसद, ठीक है, कार्यपालिका के सदस्यों के खिलाफ, मतलब मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं और ये अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। हाँ भाई, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? 2 नंबर का अलग क्वेश्चन पूछता है, अविश्वास प्रस्ताव से क्या अभिप्राय है? लिख दोगे कि संसद के पास सबसे बड़ा हथियार है कार्यपालिका को नियंत्रित करने का। अविश्वास प्रस्ताव आता है संसद में और पास हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, गिरना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है कानून को स्वीकृति या अस्वीकृति देना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब देखो कानून कौन बनाता है? संसद यानी विधायिका। अब संसद बनाती है और एक तरह से कानून, जो ज़्यादातर कानून बनवाते कौन बनाते हैं? सरकार बनाते हैं। तो कानून को स्वीकृति देना ना देना, स्वीकृति या अस्वीकृति, मतलब पास करना है नहीं करना है, ये अधिकार किसके पास है? संसद के पास। संसद के पास है ना। तो संसद यहाँ पे क्या करती है? कभी हाँ कभी ना, कभी पास करती है कभी नहीं करती है। तो इस तरह से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। ठीक है, समझ में आ गया? कार्यपालिका के सरकारों को तरसाती है। ठीक है दोस्तों, परेशान करती है एक तरह से उनको। ठीक है, कानून को स्वीकृति देना है नहीं देना है, इस तरीके से, तो एक तरह से नियंत्रण बन जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिर इसको कर लो। ठीक है, तो गाइस इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका जो अगला क्वेश्चन है देखो 6 नंबर का क्वेश्चन ये भी दे देता है। क्वेश्चन है कि भाई संसद कानून कैसे बनाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, या अथवा में घुमा के क्वेश्चन देता है कि कोई विधेयक कानून कैसे बनता है या कानून का रूप कैसे लेता है। इससे पहले मैंने बताया था कि कानून बनने से पहले वो विधेयक होता है, कच्चा चिट्ठा, जब तक संसद में पेश है, जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं हो जाता तब तक वो विधेयक कानून नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, देखें, देखो 6 नंबर का प्रक्रिया, मतलब कैसे बनता है कोई विधेयक। देखो समझना, पॉइंट वाइज लिख दिया, नोट डाउन कर लेना आसान भाषा में। देखो अगर ये विधेयक ना हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। एक होता है साधारण, दूसरा होता है धन विधेयक। साधारण और धन, इन दोनों में अंतर क्या है बताऊंगा इसके बाद। धन विधेयक ना पैसे से जुड़े होता है, साधारण विधेयक पैसे से नहीं जुड़ा होता। समझ में आ गया? इसके बाद जो अगला क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें क्लियर हो जाएगा। देखो कहता है यदि धन विधेयक होगा तो सबसे पहले वो तो लोकसभा में पेश होगा। ठीक है, और यदि विधेयक साधारण हुआ, विधेयक मतलब कच्चा प्रस्ताव, कच्चा चिट्ठा, ठीक है ना, कि लोकसभा में पेश होगा, रखा जाएगा। और यदि साधारण विधेयक हुआ तो क्या होगा? संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? अब देखो मान लेते हैं विधेयक हमने सबसे पहले लोकसभा में रखा। ठीक है, लोकसभा में रखा तो देखो सदन में पेश किया जा सकता है, पहला हो गया। दूसरा, विधेयक सबसे पहले ना समिति के पास भेजा जाता है, सदन पर चर्चा होती है, भाई इस विधेयक को, है ना, जो विधेयक आया है इसको समिति को भेजना है नहीं भेजना है। तो ज़्यादा चर्चा होगी कि भाई ठीक है भेजना है, समिति को भेज दो, क्योंकि आधे से अधिक संसद के कार्य जो है ना वो समितियां करती है, तो उसको भेज देती है। ठीक है भाई, विधेयक को समिति के पास भेज दिया गया। ठीक है, अब समिति क्या करती है? उस पर रिपोर्ट देती है। ठीक है, रिपोर्ट तैयार करके देती है कि इसमें ये है, ये करना है, ये करना है। समिति ने रिपोर्ट दिया, समिति रिपोर्ट देती है। अब सदन उसको स्वीकार करे ना करे वो सदन की मर्जी। ठीक है, इस रिपोर्ट को स्वीकार करे ना करे उसकी मर्जी है, लोकसभा की मर्जी है, राज्यसभा की मर्जी। ठीक है, समझ में आया? देखो लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा, इसके बाद राष्ट्रपति। ठीक, और ये पहले किसको दे देते हैं? फिर समिति को।
समिति इसको रिपोर्ट लाके देती है, भाई इस पे ये हमारा सजेशन है। अब लोकसभा माने, संसद माने ना माने उसकी मर्जी है, ठीक है, हो गया। अब सदन में विधेयक पर होगी चर्चा, वापस सदन में आ गया विधेयक, अब उस पर विस्तृत चर्चा होगी, इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या जोड़ना है, क्या हटाना है, क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। सदन में विधेयक पर विस्तृत चर्चा होगी, या तो वो विधेयक वहाँ से पास होगा या रद्द किया जाएगा लोकसभा में, ठीक है। क्योंकि मान लो हमने पहले लोकसभा में रखा, तो लोकसभा या तो उसे, देखो लोग क्या होता है, पहले विधेयक में चर्चा होगी, बहस होगा, वाद विवाद होगा, सबको मौका दिया जाता है कि भाई इसके खिलाफ आप क्या चाहते हैं, क्या काट छाट करना चाहते हैं, क्या जोड़ना चाहते हैं, सभी को मौका दिया जाता है बोलने का। सब उस पर चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, वाद विवाद करते हैं, और अंत में होती है वोटिंग, मतदान, ठीक है। और मतदान अगर अधिक पक्ष में मिला, ज़्यादातर लोगों ने हक उसके पक्ष में मतदान किए, तो वो पास हो जाएगा, और ज़्यादातर ने अगर उसको फेल करने के पक्ष में रहे तो फेल हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? जैसे आपके क्लास में मॉनिटर बनाया जाता है ना, तो कहते हैं भाई राकेश हो गया और दूसरा हो गया राजू, तो पूछते हैं ना क्लास में कि बताओ मॉनिटर किसे बनाया जाए, राकेश को कि राजू को? तो अगर आधी क्लास राकेश के फेवर में है तो राकेश को बनाया जाएगा। समझ में आया ना? तो वैसे ही लोकसभा में जब वोटिंग होती है, चर्चा बहस वाद विवाद होने के बाद जब वोटिंग होती है ना, मतदान आखिरकार में, तो अगर मतदान होती है और सारे पास करवाने के चक्कर में तो पास हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। और अगर ज़्यादातर उसके खिलाफ है तो रद्द हो जाएगा। मान लेते हैं पास हो गया, ठीक है। अब इसके बाद वो विधेयक ना दूसरे सदन में भेजा जाता है, यानी राज्यसभा में, ठीक है। राज्यसभा में चला गया। अब राज्यसभा में जाने के बाद वहाँ भी वही प्रक्रिया चलाई जाएगी जो लोकसभा में हुई, इससे पहले वाले सदन में। क्या लिखा है कि भाई इसके विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है, तथा वहाँ भी वही प्रक्रिया चलाई जाएगी जो दूसरे सदन में चली, मतलब चर्चा, बहस, वाद विवाद और अंत में वोटिंग, मतदान। तो वहाँ से ही मान लेते हैं पास हो गया, राज्यसभा से ही पास हो गया, यहाँ से ही पास हो गया, दोनों से पास हो गया। अब ये विधेयक देखो आगे क्या लिखा, दूसरे सदन में इसे पास करेगा या रद्द करेगा। जो रद्द पड़ने पर संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ये समझना, संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है, अलग से एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है, कि भाई जब सरकार को कानून बनाना, देश के लिए कानून बनाना जरूरी है, महत्वपूर्ण है, और एक सदन पास कर रही है, एक सदन पास नहीं कर रही है। अब कानून बनना है भाई, दोनों सदन से पास होना जरूरी है, ठीक है। अब मान लेते हैं एक सदन ने पास किया, दूसरे ने नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, ठीक है। संयुक्त बैठक बुलाता है, संयुक्त मतलब दोनों को एक ही सभा में बिठाता है, संयुक्त, दोनों को मिला के संयुक्त बैठक, दोनों सभाओं के सदस्यों को मिलाकर बैठक की जाती है। चलो भैया, लोकसभा के राज्यसभा सब एक ही इकट्ठे बैठ जाओ और इसको पास करवाना है, पास करो इसको, तो पास होता है। समझ में आया दोस्तों? जरूरत पड़ने पर, मतलब जब देश के लिए कानून इंपॉर्टेंस मतलब बनाना जरूरी होता है, तब ऐसी स्थिति में बुलाया जाता है, ठीक है। यह समझ में आ गया? अच्छा, मैंने बताया था विधेयक लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा दोनों से पास होता है, तो वो जाता है राष्ट्रपति पर मुहर के लिए, हस्ताक्षर के लिए। और राष्ट्रपति जब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक वो विधेयक कानून नहीं बनता है। राष्ट्रपति देखो जब देखता है ना, तो वो देखता है कि भाई कहीं गलतियां तो ना हो, ठीक है। एक बार राष्ट्रपति ना संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ठीक है, कि भाई इसमें कुछ गलतियां लग रही है, इस पर दोबारा विचार करो। लेकिन संसद ने फिर दोबारा वापस से राष्ट्रपति को दे दिया, नहीं सब कुछ ठीक है, तब तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही पड़ता है। अगर दोबारा घूम फिर के संसद से राष्ट्रपति पास जाता है तो। समझ में आया? अदरवाइज कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करे ना करे, ठीक है। संसद भी पूछ नहीं सकती इससे कि भाई जो विधेयक हमने दिया था वो कहाँ गया। समझ में आया ना? क्योंकि राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है पॉकेट वीटो का, अधिकार अपने पास रख लेती है। करवाऊंगा अगले चैप्टर में क्या है। तो देखो हम समझते हैं बस इतना नॉर्मली कि विधेयक लोकसभा में आता है, समिति के पास भेजता है, ठीक है, और समिति रिपोर्ट देती है,
समिति क्या करती है, रिपोर्ट देती है, संसद में लोकसभा में फिर बहस होता है, वाद विवाद होता है, चर्चा होता है, अंत में वोटिंग मतदान करके पास कराया जाता है। वही प्रक्रिया राज्यसभा में चलाई जाती है, राज्यसभा में पास हो जाता है, पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देती है तो विधेयक कानून बन जाता है, बिल बन जाता है। समझ में आया दोस्तों, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया मतलब कानून बन गया। ठीक है, क्लियर है। बाकी जो चीज़ समझ में आए आप पूछ लेना, इसको नोट हमारा वो है, देखो 2 से 3 नंबर में अंतर पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, देखो विधेयक के विभिन्न प्रकार, विधेयक के कितने प्रकार है। ठीक है, ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, ध्यान से समझना। देखो सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक, इनमें अंतर बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन देता ही देता है, या ये पूछ लेता है या ये, समझना, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बता रहा हूँ आसान भाषा में, नोट डाउन कर लेना। देखो सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक में अंतर बताइए। तो विधेयक मतलब आपको पता है कच्चा चिट्ठा या कच्चा प्रस्ताव जो संसद में कानून बनाने के लिए पेश किया जाता है। तो देखो सरकारी विधेयक बहुत ही आसान है दोस्तों, ध्यान से सुनना। सरकारी विधेयक मतलब ऐसे विधेयक जो सरकार द्वारा पेश किए जाते हैं। समझ में आया, ऐसे विधेयक जो मंत्री, अब सरकार हमारे कौन होते हैं, मंत्री, मंत्री तो होते हैं, मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। या ऐसे लिख दो, ऐसे विधेयक जो सरकार द्वारा पेश किया जाता है सरकारी विधेयक कहलाता है। गैर सरकारी विधेयक ऐसे विधेयक जो सरकार द्वारा पेश नहीं किया जाता, उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। ठीक है, ये सरकार द्वारा पेश किया जाता है, ये सरकार द्वारा पेश नहीं किया जाता, कोई अन्य करता है। समझ में आया। अब आगे देखो, ये धन विधेयक और साधारण विधेयक में अंतर बताइए। तो या ये पूछ लेता है या ये। तो देखो धन विधेयक जो है ना पैसे से संबंधित है। किससे संबंधित है, पैसे से। धन विधेयक पैसों से संबंधित है, जबकि साधारण विधेयक पैसों से संबंधित नहीं है। ठीक है, धन विधेयक, एक और पॉइंट सुन लो, धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है, साधारण विधेयक को किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। ठीक है, समझ में आया, समझ आया कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, नहीं आया होगा तो। 1 नंबर का क्वेश्चन ये देता है कि जर्मनी में द्विसदनात्मक व्यवस्था के नाम बताइए। देखो जर्मनी में भी 2 सदन वाली व्यवस्था है, तो उसका नाम है बुंदेस्टैग यानी फेडरल असेंबली, और दूसरा बुंदेसरैट यानी फेडरल काउंसिल। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा। बढ़ता अगला क्वेश्चन की, इसको नोट डाउन करो। मैंने देखो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है अनुच्छेद 109 क्या है। ठीक है, यह क्या अधिकार देता है। तो आर्टिकल जो 109 है, अनुच्छेद 109 धन विधेयक, ये कहता है कि धन विधेयक जो है ना वो राज्यसभा में पेश नहीं होगा, केवल और केवल लोकसभा में पेश होगा। राज्यसभा सिर्फ उसे 14 दिन के लिए रख सकती है अपने पास। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना। आगे देखो 2 नंबर का ये क्वेश्चन देता है कि भाई संसदीय समितियों को लघु विधायिका क्यों कहा जाता है। लघु मतलब छोटी विधायिका, किसको, संसदीय समितियों को क्यों कहा जाता है। भाई बहुत बार आया है, संसदीय समितियों को लघु विधायिका क्यों कहा जाता है, मतलब छोटी विधायिका। तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि संसदीय समितियां जो है ना संसद के ज़्यादातर कार्य यही संभालती है, और सिर्फ कानून बनाने में नहीं मदद करती, बल्कि दैनिक कार्य जितने भी होते हैं, डेली बेसिस पे जितने भी कार्य होते हैं संसद के, वो संसदीय समितियां ही करती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि संसद में जो लोकसभा राज्यसभा के एमपी बैठते हैं वो अपने अधिवेशन के दौरान ही बैठते हैं, जब उनकी क्लासेस लगती है, 3 सत्र लगते हैं, तो उसी टाइम बैठते हैं, और डेली तो बैठते नहीं ये लोग। तो इसलिए जो डेली बेसिस पे जो उनका सारा कार्य है वो कौन करता है, समितियां। ठीक है, तो इसलिए इन समितियों को लघु विधायिका के नाम से जाना जाता है, और ये साथ साथ विभागों की देखरेख, बजट पर नजर भी रखती है। ठीक है, क्लियर है। इसकी संख्या जो है ना वो कुल 20 है। कितनी है, 20। आगे देखो 2 नंबर का ये क्वेश्चन देता है कि भाई संसद, इससे पहले हमने पढ़ा था संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। अब यहाँ पे ये दिया है कि भाई संसद खुद को नियंत्रित कैसे करती है। ठीक है, तो देखो दल बदल निरोधक कानून बनाकर इसने अपने आप को नियंत्रित किया। ठीक है, कंट्रोल किया। दल बदल क्या है, अपने राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में शामिल होना, अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाना, शामिल होना, उसको क्या कहते हैं, दल बदल। तो इसको निरोधक मतलब रोका गया, निरोध लगाया गया। दल बदल रोकने के लिए 1985 में
52वां संविधान संशोधन किया गया। संशोधन मतलब बदलाव, कहाँ? संविधान में। ठीक है, कब किया गया? 1985 में। और 51वां संविधान संशोधन भी हुआ, मतलब 52वां हुआ ही, लेकिन 91 में फिर थोड़ा बदलाव हुआ इसमें। ठीक है दोस्तों, एक नंबर का अलग करके पूछता है, दल बदल निरोधक कानून कब और कौन से संशोधन द्वारा किया गया? तो 1985 में 52वां संशोधन। ठीक है, ऐसे भी पूछता है कि 52वां संशोधन किस बात से संबंधित है? तो दल बदल से संबंधित है। हो जाएगा, नोट डाउन कर लेना। दूसरा क्या है? वॉक आउट करता है। वॉक आउट मतलब बाहर जाओ। संसद में अगर कोई एमपी संसद की कार्रवाई को भंग करता है, ठीक है, अनुशासन में नहीं रहता है, तो वहां जो अध्यक्ष होता है वो क्या करता है? वॉक आउट कर देते, चलो भाई बाहर चलो, वॉक आउट, है ना, ताकि संसद का अनुशासन बना रहे। ठीक है, जो अनुशासन भंग करते। क्लियर है दोस्तों? चैप्टर हमारा खत्म। कुछ समझ में ना आया तो आप पूछ लेना। एक लास्ट टॉपिक रह गया, एक और देखो, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बता देता हूँ। देखो क्या है, वो है कि भारत की विधायिका का दूसरा सदन, भारतीय विधायिका का दूसरा सदन, ठीक है, भारतीय विधायिका का दूसरा सदन और अमेरिका का दूसरा सदन का नाम क्या है? अमेरिका का दूसरा सदन, ठीक है, नाम और अंतर। तो देखो, भारतीय विधायिका का जो दूसरा सदन है वो क्या है? राज्यसभा। ठीक है, और अमेरिका का क्या है दोस्तों? सीनेट। क्या है? सीनेट। या भारत में लोकसभा राज्यसभा है, तो पहले की बात नहीं कर रहा, दूसरे की बात कर रहा है। तो दूसरे का नाम क्या है? राज्यसभा। और अमेरिका में पूछता है तो वो है सीनेट। ठीक है, इसमें अंतर क्या है भाई? राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं ना, वो अप्रत्यक्ष विधि से चुने जाते हैं। ठीक है, और जहाँ जहाँ राज्यों से जो लिया जाता है, सबका वेटेज बराबर नहीं होता। जनसंख्या के आधार पे जो बड़ा क्षेत्र है, जनसंख्या जहाँ पे अधिक है, उस हिसाब से कम या ज़्यादा वहाँ से लेता है। ठीक है, लेकिन सीनेट में ऐसा नहीं होता है, अमेरिका के द्वितीय सदन में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे बराबर का वेटेज होता है, चाहे कम हो या ज़्यादा हो। ठीक है, बराबर का प्रतिनिधित्व मिलता है। क्लियर है? चैप्टर हमारा खत्म। बाकी कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को सभी को फायदा हो जाए। इससे बाहर और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है ना? चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना फिर। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर में। जय हिंद दोस्तों।